नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप सभी को न्याय दर्शन से परिचित कराया था और उसी वीडियो में हमने ये जाना था कि जो न्याय दर्शन है वो न्याय दर्शन हमारे अन्य भारतीय दर्शनों की तरह एक आस्तिक दर्शन है। हमारे भारतीय दर्शन में कुल मिलाकर 6 ऐसे दर्शन जिसको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं और इन सभी आस्तिक दर्शनों को हम षड दर्शन का क्या दिए तो संज्ञा दिए। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो न्याय दर्शन है ये न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन का क्या है तो पूरक दर्शन है। और न्याय दर्शन को आगे चलकर हमने 2 भागों में बांटा था, एक आपका क्या तो प्राचीन न्याय और एक आपका क्या तो नव न्याय। जहां प्राचीन न्याय के जो प्रणेता थे वो महर्षि गौतम थे और जो नव न्याय के जो प्रणेता थे वो गंगेश उपाध्याय जी थे। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो न्याय दर्शन है उसके प्रणेता कौन है तो महर्षि गौतम है। फिर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो हमारा न्याय दर्शन है ये न्याय दर्शन को हम प्रमाण शास्त्र बोलते हैं। हम इसको प्रमाण शास्त्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रमाणों की चर्चा करता है। और न्याय दर्शन में जो न्याय का जो अर्थ निकलता है तो अर्थ क्या निकलेगा कि न्याय वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मस्तिष्क जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। और ये जो निष्कर्ष है ये जो निष्कर्ष मस्तिष्क तभी पहुंच पाता है जब निष्कर्ष के लिए हम क्या लेते हैं तो तर्क का सहारा लेते हैं। तो तर्कों की मदद से तर्कों के द्वारा ही निष्कर्ष पर मस्तिष्क क्या होता है तो पहुंच पाता है। इसीलिए ये जो आपका दर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं तो तर्कशास्त्र भी बोलते हैं। आगे मैंने आपको ये बताया था कि जो न्याय दर्शन है न्याय दर्शन की जो प्रणेता महर्षि गौतम है, महर्षि गौतम को अक्षपाद भी बोला गया है, इसलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। आज की जो हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो हमारे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो पेपर 7 है, पेपर 7 का जो पार्ट 1 है वो दर्शन शास्त्र है और उसी दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन भी हमारे किसमें है तो सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में न्याय दर्शन के 3 टॉपिक को ही पूछा गया है, एक प्रमा, एक दूसरा अप्रमा और तीसरा क्या असत्य कार्यवाद। बल हमको संपूर्ण न्याय दर्शन को यहां पर नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 3 ही टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करना होगा। और इन 3 टॉपिक में मैंने आज 2 टॉपिक को चूज किया है जिसमें एक का नाम क्या है तो प्रमा है और दूसरा क्या है तो अप्रमा। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रमा और अप्रमा को जानने की यहां पर क्या करेंगे तो कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए प्रमा और अप्रमा यहां पर क्या है। एक साधारण शब्द में आपको बोलूं तो प्रमा और अप्रमा दोनों ज्ञान है। प्रमा मतलब होता है यथार्थ ज्ञान और अप्रमा मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान। अब यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान क्या होता है तो यथार्थ ज्ञान मतलब जो वस्तु के अनुरूप ज्ञान होता है उसी को
हम क्या बोलेंगे, यथार्थ ज्ञान। और अयथार्थ मतलब जो वस्तुओं के विपरीत ज्ञान है वो क्या है, अयथार्थ। तो अयथार्थ मतलब अप्रमा, यथार्थ मतलब क्या है, तो प्रमा है। तो प्रमा और अप्रमा ये दोनों क्या है, तो ज्ञान के ये स्वरूप है। लेकिन इस अप्रमा और प्रमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान को समझना होगा, और ज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान का विश्लेषण करना होगा, ज्ञान का मीमांसा करना होगा। और न्याय दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रमाण शास्त्र बोलते हैं। इसलिए हमें प्रमाणों का अध्ययन यहां पर करना क्या है, तो अनिवार्य है। मैंने आपको ये बताया था कि दर्शन शास्त्र को हमेशा दो भागों में बांटा जाता है, एक ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। लेकिन हमारा जो भारतीय दर्शन है ये इससे थोड़ा सा एक आगे बढ़ जाता है, और वहां पर आचार मीमांसा की बात की जाती है, जहां मोक्ष की अवधारणा को स्थापित करते हैं। तो हर एक दर्शन में हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा की बात करते हैं। और यहाँ जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का चर्चा होता है, और न्याय दर्शन का जो ज्ञान मीमांसीय चर्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रमाण शास्त्र। तो यहाँ पर जो एपिस्टेमोलॉजी है किसका, न्याय दर्शन का, वो क्या है, तो प्रमाण शास्त्र है। और इसी प्रमाण शास्त्र में हम प्रमाणों का अध्ययन करके ज्ञान के स्वरूप को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रयास करते हैं और ज्ञान के स्वरूप को समझते हैं। जैसे कि आप ये स्लाइड में देख सकते हो, यहां पर जो ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने ज्ञान को दो भागों में बांटा, एक अनुभव और दूसरा क्या है, स्मृति है। तो सबसे पहले हमको तीनों को समझना होगा, पहले ज्ञान समझना होगा, अनुभव समझना होगा और स्मृति समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, न्याय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि, जो ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि, बुद्धि मतलब यहां पर क्या होता है, तो कॉग्निजेंट होता है। तो बुद्धि और उपलब्धि का क्या है, तो पर्याय है। उपलब्धि मतलब यहां पर क्या है, तो एप्रीहेंशन है। तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है, तो ज्ञान बुद्धि और उपलब्धि का यहां पर क्या है, तो पर्याय है। सो नॉलेज इज अ सिनोनिम ऑफ कॉग्निजेंट और एंड एप्रीहेंशन। तो इस प्रकार से ज्ञान को हमने परिभाषित किया किसमें, न्याय दर्शन में। वही फिर मैंने क्या बोला कि जो न्याय दर्शन का जो स्वरूप है, या न्याय का जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो दो है, क्या, एक अनुभव लोगे और दूसरा क्या लोगे, स्मृति लोगे। अब अनुभव क्या है, तो अनुभव वह है जो हम क्या करते हैं, तो एक्सपीरियंस करते हैं इंद्रियों के माध्यम से। मतलब किसी वस्तु का इंद्रियों के माध्यम से उसको जानना, उसको समझना ही हमारा क्या है, तो अनुभव है। और स्मृति क्या है, तो स्मृति हमारा पूर्व ज्ञान का जो स्मरण है वो क्या है, तो स्मृति है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, जो पूर्व ज्ञान का जो स्मरण है, पूर्व ज्ञान के स्मरण में कभी भी, पूर्व ज्ञान के स्मरण में कभी भी प्रमा और अप्रमा नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान का जो स्मरण है उसमें अनुभव नहीं आता, और जहां अनुभव नहीं आता वहां प्रमा और अप्रमा नहीं आता। इसलिए प्रमा और अप्रमा के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो अनुभव का होना है। तो ज्ञान के स्वरूप में प्रमा और अप्रमा को समझने के लिए सबसे आवश्यक जो अवयव है वो यहां पर क्या है, तो अनुभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मृति जो है वो ज्ञान का भाग तो है, लेकिन ज्ञान के प्रमा और अप्रमा का भाग नहीं होगा। अब यहां पर ज्ञान को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, अनुभव, और अनुभव से हमें क्या मिलेगा, प्रमा और अप्रमा की जानकारी। जब हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रमा और अप्रमा को समझेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रमा है उस प्रमा को 4 प्रकार में बांटा गया है। प्रमा के 4 प्रकार है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमति, तीसरा शाब्द और चौथा उपमिति। वह जो अप्रमा है, अप्रमा के 3 प्रकार है। यहाँ पर क्या है, तो पहला संशय, दूसरा क्या ब्रह्म, और तीसरा क्या है, तो तर्क है। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रमा और अप्रमा, लेकिन जिसके लिए मैंने को बोला कि सबसे पहले हमें ज्ञान के स्वरूप को जानना होगा और ज्ञान को परिभाषित करना होगा। और हमने परिभाषित किया भी, हमने बताया कि जो ज्ञान है वो बुद्धि और उपलब्धि का क्या है, तो पर्याय है। ध्यान दीजिएगा, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप को, ये ज्ञान का जो स्वरूप है उसको प्रकाशमय माना गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ज्ञान जो है वो किसी भी वस्तु को प्रकाशित कर सकता है। ज्ञान का ये स्वरूप है कि वो वस्तुओं को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार से एक दीपक
अपने आसपास के जितने भी जो वस्तु है उन सभी वस्तुओं को वो प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से ज्ञान भी वस्तुओं को क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो अतः मैं ये बोल सकता हूं कि जो ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, तो वो प्रकाशमय माना गया है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान सभी कार्यों का आधार है। जो भी हम जो कार्य करते हैं, जो भी हम जो कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का, उन कार्यों का जो आधार क्या है, तो ज्ञान है। अगर मनुष्य सही कार्य या गलत कार्य कर रहा है तो वो ज्ञान के आधार पर ही करता है। सही कार्य मतलब सही ज्ञान, गलत कार्य मतलब गलत ज्ञान या अविद्या के कारण वो गलत कार्य करता है। तो कार्यों का भी जो आधार है वो क्या है, तो ज्ञान है। तो यही कारण है कि ज्ञान को या विज्ञान को सभी व्यवहार का जनक माना जाता है। न्याय दर्शन में एक चीज समझना आपको और जरूरी है। न्याय दर्शन में ज्ञान को आत्मा का गुण माना गया है। और आत्मा यहां पर कौन है? आत्मा वो है जो ज्ञान को पाने की कोशिश करता है। आत्मा ज्ञान को पाने वाला होता है। जो ज्ञान को प्राप्त करता है वो कौन है यहां पर? तो आत्मा है। और इसी आत्मा को हम ज्ञाता भी बोलते हैं। मतलब यहां पर ज्ञान को समझने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय को समझना जरूरी है। इसलिए न्याय दर्शन में यह कहा जाता है कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों में क्या है, तो संबंध है। तो आइए इस संबंध को हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ज्ञान तो हमको समझ में आया। अब ज्ञाता और ज्ञेय क्या है? मैं बताया ज्ञाता यहां पर क्या है, आत्मा है। ज्ञाता वह है जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वही जो ज्ञेय कौन है, तो ज्ञेय वह वस्तु है जिसका ज्ञान प्राप्त होता है। सर आज हम दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। जो दर्शन का जो किताब है, जो दर्शन शास्त्र है, वो वहां पर क्या है, तो ज्ञेय है। और जो दर्शन शास्त्र का जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, तो आप कौन हो, तो आप ज्ञाता हो। तो जो ज्ञान को पाने वाला है वो ज्ञाता है, और जो ज्ञान का वस्तु होता है, जिसका ज्ञान हमको लेना है, वो क्या है, तो ज्ञेय होता है। इसलिए ये बोल सकते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में क्या है, संबंध है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं, मतलब अगर ज्ञाता नहीं होगा तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर ज्ञेय नहीं होगा तो ज्ञाता का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है, ज्ञान अपने उपस्थिति के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ज्ञाता के ऊपर। क्योंकि ज्ञाता ही एक्सपीरियंस करता है किसको, नॉलेज को। तो नॉलेज को एक्सपीरियंस करने वाला कौन होता है, नोवर होता है, ज्ञाता होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन तीनों में आपस में क्या है, तो संबंध है। तो हम ये समझ चुके हैं कि ज्ञान तभी होता है जब सामने क्या हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो। और ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, जब ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों का मिलन होगा। जब ज्ञेय वस्तु से ज्ञाता का सन्निकर्ष होता है तो ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान में एक बहुत ही व्यापक क्या है, तो संबंध है। और इससे पहले भी आपको बता चुका था कि जो न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप क्या माना गया है, तो प्रकाशमय माना गया है। ज्ञान स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, ज्ञान वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता दोनों को क्या करता है, प्रकाशित करता है। ज्ञेय कभी भी अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, ज्ञाता अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता। इन दोनों को प्रकाशित करने वाला कौन है, तो ज्ञान है। और ज्ञान स्वयं को प्रकाशित कभी नहीं करता। और मैं बताया था कि जो ज्ञाता है वो यहाँ पर क्या है, आत्मा है। तो बिना आत्मा के ज्ञान संभव नहीं है। और जब आत्मा ये के वस्तु के संपर्क में आता है तभी ज्ञान संभव होता है। अतः आत्मा ही ज्ञान का आधार है। अब आपको यह भी समझना होगा कि जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन ज्ञान के संबंध में तीन मुख्य बिंदुओं की बात करता है। पहला, ज्ञान वस्तु का प्रकाशक है। दूसरा, ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय है। और तीसरा, ज्ञान आत्मा का गुण कहलाता है, या ज्ञान आत्मा का क्या है, तो गुण है। अब तो ये क्या था, तो ज्ञान था।
अब इसी ज्ञान से हमको समझना क्या है, तो प्रमा। मैं बताया था कि उस फ्लो डायग्राम हमने देखा था कि ज्ञान जो है उसको ज्ञान के स्वरूप को हमने दो भागों में बांटा, एक अनुभव और दूसरा क्या, स्मृति। अब स्मृति के अंतर्गत कभी ना प्रमा आएगा ना अप्रमा आएगा, तो अनुभव हमको जानना होगा। तो अनुभव क्या होता है, मतलब किसी भी वस्तुओं को देखकर उसके सन्निकर्ष आकर हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वही हमारा क्या है, तो अनुभव है। तो यथार्थ अनुभव जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रमा। तो प्रमा यहां पर अगर हमको समझना है तो ध्यान दीजिए, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, मतलब वस्तुओं के अनुरूप ज्ञान को ही प्रमा कहा जाता है। मतलब अगर मैं बाहर निकला हूं और मेरे सामने, मतलब अगर अंधकार में मैं बाहर निकला हूं और मेरे सामने एक रस्सी है, एक रस्सी मान लो नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अंधकार के कारण उस रस्सी को मान लो मैं सांप मान लिया, तो वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने वस्तुओं के विपरीत, उस वस्तु के विपरीत ज्ञान को पाया। मेरा जो अनुभव हुआ वो कैसे हुआ, विपरीत हुआ, इसलिए वो क्या होगा, अयथार्थ, वो क्या कहलाएगा, अप्रमा कहलाएगा। लेकिन अगर मैं रस्सी को रस्सी के रूप में ग्रहण किया, मैंने रस्सी को रस्सी का ही अनुभव किया, तो वो क्या होगा, यथार्थ ज्ञान, और वो क्या होगा, प्रमा होगा। इस प्रकार से एक क्या है, ये तो प्रमा। प्रमा मतलब वस्तु के अनुरूप ज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, तो प्रमा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्याय दर्शन में प्रमा के 3 अंग होते हैं, और वो 3 अंग क्या है, तो पहला प्रमाता, दूसरा प्रमेय और तीसरा प्रमाण। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण क्या है, तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय है, उसी प्रकार से प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता है। तो यहां पर जो प्रमाण है उसके कितने अंग बताए गए हैं, तो 3 अंग बताए। तो इस 3 अंग को हम देखते हैं। पहला क्या है, तो प्रमाता। प्रमाता क्या है, प्रमाता मतलब नोवर। जब हम ज्ञाता की बात कर रहे थे तो यहां पर अब क्या होगा, प्रमाता। तो ज्ञाता से क्या बन जाएगा, प्रमाता। ज्ञाता वो होता है जो ज्ञान को प्राप्त करता है, प्रमाता वो होता है जो ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन कैसा ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, जो प्रमाणित ज्ञान को प्राप्त कर रहा है वो क्या है, तो यहां पर प्रमाता है। अगला क्या है, प्रमेय। प्रमेय मतलब हमारा ज्ञेय। ज्ञेय क्या है, ज्ञेय वो ऑब्जेक्ट है जिसका हम क्या लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान का विषय क्या होता है, ज्ञेय होता है। तो यहां पर भी जो ज्ञेय है तो वो क्या है, तो प्रमेय। मतलब जो प्रमाणित ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, जो प्रमाणित विषय है उसका ज्ञान लेना क्या है, तो प्रमेय है। और अगला क्या होगा, प्रमाण। मतलब जब प्रमेय और प्रमाण, प्रमेय और प्रमाता का सन्निकर्ष हो जाता है, तो जिस ज्ञान की जो उत्पत्ति होती है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण। और यही प्रमाण ज्ञान का क्या होता है, तो साधन होता है। और ये जो ज्ञान होगा, इस ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, प्रमा बोलेंगे। मतलब प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, प्रमा। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि प्रमा यथार्थ ज्ञान होता है, प्रमा वस्तुओं के अनुरूप ज्ञान होता है, और प्रमा की प्राप्ति प्रमाणों के माध्यम से होती है। तो प्रमा की प्राप्ति, प्रमा एक ऐसा ज्ञान होता है जिसकी प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, तो प्रमाणों के माध्यम से। तो प्रमाण यहां पर क्या है, तो सोर्स ऑफ नॉलेज है। न्याय दर्शन में प्रमाणों की संख्या 4 बताई गई है। मैं यहां पर प्रमाण को चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रमाण को चर्चा करूंगा तो ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये हमारे टॉपिक में नहीं है। एक सामान्य मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रमाण 4 होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार। पहला क्या, प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, और चौथा क्या, उपमान। प्रत्यक्ष का जो प्रमा है, प्रत्यक्ष से प्राप्त जो यथार्थ ज्ञान है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। अनुमान से प्राप्त जो प्रमा है, अनुमान से प्राप्त जो यथार्थ ज्ञान है वो क्या है, अनुमति है। शब्द से प्राप्त जो यथार्थ ज्ञान प्रमा है वो क्या है, तो शब्द है। और उपमान से प्राप्त ज्ञान, उपमान से प्राप्त प्रमा यथार्थ ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, तो उपमिति बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रमाणों की संख्या कितनी है, तो 4 है। 4 में से पहला क्या है, तो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो ध्यान दीजिएगा, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष मतलब होता है क्या, प्रति और अक्ष। प्रति और अक्ष का योग क्या है, तो प्रत्यक्ष होता है। प्रति का मतलब होता है क्या, सामने, और अक्ष का मतलब होता है क्या, आंख। तो जो आंखों के सामने है, मतलब जो आंखों से प्राप्त ज्ञान
वो क्या है तो प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ये जो अर्थ निकलेगा ये एक संकीर्ण अर्थ निकलता है। इसको अगर मैं व्यापक अर्थ के रूप में ले जाऊं तो व्यापक के तौर पर मैं क्या बोलूंगा कि इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान है वही हमारा क्या है तो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान कैसे होता है? तो सबसे पहले इंद्रिय जो है, इंद्रिय वस्तु का क्या करेगा? सन्निकर्ष करेगा। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 अवयव जरूरी है। क्या? इंद्रिया, दूसरा वस्तु, और तीसरा क्या? सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब सेंस कांटेक्ट। मतलब इंद्रिया जो है वो वस्तु से क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा, तभी जाकर हमें ज्ञान क्या मिलेगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा। तो ये पहला क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के बाद क्या आता है? तो अनुमान आता है। मैं बताया था अनुमान। अनुमान मतलब अनु और मान। अनु मतलब पश्चात, मान मतलब ज्ञान। मतलब पश्चात ज्ञान ही क्या है? तो अनुमान है। तो अनुमान एक ऐसा ज्ञान होता है जिसकी हमको सिद्धि करनी होती है पूर्व ज्ञान से। मतलब पूर्व ज्ञान की जो अपेक्षा रखता है और पूर्व ज्ञान से प्राप्त जो ज्ञान है, जो पश्चात ज्ञान है, वही क्या है? तो अनुमान होता है। अनुमान के मैंने आपको 5 अवयव बताया था। इसमें एक था हेतु, दूसरा था प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जिसको मैंने क्या बोला था? साध्य बोला था। तीसरा क्या था? तो व्यक्ति वाक्य। व्यक्ति वाक्य के अलावा मैंने क्या बताया? पक्ष बताया था, और पक्ष के अलावा मैंने बताया था निगमन। तो 5 क्या थे? अवयव थे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको बहुत ही अच्छे से एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था। इसके बाद अगला क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो अगला है वो क्या है? तो शब्द है। शब्द है। शब्द मतलब किसी विशेष व्यक्ति का जो वचन होता है वही क्या होता है? तो शब्द होता है। जैसे हम जो पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक से जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो शब्द ज्ञान है। जो वेद से जो प्राप्त ज्ञान वो भी क्या है? तो शब्द ज्ञान है। तो शब्द ज्ञान मतलब किसी विशेष पुरुष, ऐसा पुरुष जिसको ज्ञान है पहले से, जिसने रिसर्च किया हुआ है और उसने कुछ लिखित साक्ष्य में दिया है, या जो बोल रहा है, जो ज्ञान हमें वचनों के माध्यम से दे रहा है वो क्या है? तो शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान को 2 भाग में बांटा जाता है, एक लौकिक ज्ञान, लौकिक शब्द, और एक क्या? तो वैदिक शब्द। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक अभी फिलहाल तो नहीं है। तो ये क्या था? शब्द। और शब्द के बाद जो अगला प्रमाण है वो क्या है? तो उपमान। उपमान हम बोलते हैं क्या? सदृश ज्ञान। सदृश ज्ञान मतलब आप समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति जिसको नील गाय के बारे में जानकारी नहीं है, और अचानक एक आदमी आता है और आपको बोलता है कि जंगल में नील गाय दिखता है जो कि गाय की तरह होता है, और आपने गाय देखा है। और मान लीजिए आप जंगल चले गए और जंगल में आपको गाय दिख गया, तो उस गाय को आप देख क्या बोलोगे कि ये क्या है? नील गाय। तो वो ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? सदृश ज्ञान। तो ये प्रकार के ये क्या है? सदृश ज्ञान मतलब उपमान। और जो उपमान है वो चौथा क्या है? तो प्रमाण है। और ध्यान दीजिएगा, अनुमान, शब्द और उपमान, ये तीनों, इन तीनों का आधार क्या है? तो प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष सभी प्रमाणों का क्या है? तो आधार है। तो वैसे प्रमाण न्याय दर्शन में कितने थे? तो 4 थे। तो प्रमा के कितने अंग है? 3 अंग। क्या क्या? प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमा के कितने प्रकार हैं। जैसे मैंने आपको उस स्लाइड शो में, मैंने उस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो प्रमा है, प्रमा के 4 प्रकार होते हैं। और वो 4 प्रकार क्या है? तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमति, तीसरा शब्द, और चौथा उपमिति। मैंने अभी आपको बताया कि प्रमाण प्रमा का साधन है। प्रमा अगर एक ज्ञान है तो उस ज्ञान का साधन क्या है? प्रमाण है। तो अगर एक प्रत्यक्ष एक ज्ञान है, प्रत्यक्ष एक प्रमा है, तो प्रत्यक्ष प्रमा का साधन क्या है? तो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा मिलता है। अनुमान प्रमाण से अनुमति क्या मिलता है? तो प्रमा मिलता है। अनुमान से प्राप्त ज्ञान क्या है? तो अनुमति। शब्द प्रमाण से प्राप्त ज्ञान क्या है? तो शाब्द है। मतलब वेद से जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या है? शाब्द है। वही जो उपमान से जो प्राप्त ज्ञान है वो क्या है? उपमिति। मतलब जो आपको नील गाय का जो जानकारी हुआ वो क्या हुआ? उपमिति हुआ। वो एक प्रमा है। और कैसा प्रमा है? तो वो उपमिति। तो प्रमा मतलब यहां पर क्या है? यथार्थ ज्ञान। अगला है अप्रमा। ध्यान दीजिए, अप्रमा क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अप्रमा मतलब अयथार्थ ज्ञान, मतलब वस्तुओं के विपरीत ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? तो अप्रमा बोलते हैं। मतलब अगर मैं बाहर निकला हूं और मेरे सामने अगर कोई एक खंबा है,
खंबा को देखकर मैंने ये बोल दिया कि वो आदमी है, तो खंबा के विपरीत ज्ञान मुझे मिल रहा है, तो वो क्या है? अयथार्थ। मतलब मैं अंधकार में हूं और मेरे सामने एक रस्सी है, रस्सी को रस्सी ना समझकर मैं क्या मान लिया? उसको सांप मान लिया, तो वो क्या है? अयथार्थ। तो अयथार्थ ज्ञान ही क्या है? तो अप्रमा है। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के विपरीत ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? अप्रमा बोलते हैं। और जब हम किसी वस्तु में ऐसे गुणों की कल्पना करते हैं जिसका अस्तित्व वस्तु में नहीं है, तभी उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो अप्रमा कहते हैं। और अप्रमा जो है, अप्रमा के भी मैंने आपको बताया था कि उसके भी प्रकार होते हैं, और उसके प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। तो अप्रमा के कितने प्रकार हैं? तो अप्रमा के 3 प्रकार है। पहला संशय, दूसरा ब्रह्म, और तीसरा क्या? तर्क। तो संशय क्या होता है? याद देखिएगा, ये संशय, ब्रह्म, तर्क और जो प्रमाण, वो चारों चीज़ों के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दिया था, जब मैंने आपको बताया कि न्याय दर्शन में कुल मिलाकर 16 पदार्थों की व्याख्या की जाती है। और जो 16 पदार्थ क्या थे? तो प्रमाण था, प्रमेय था, संशय था, प्रयोजन था, दृष्टांत था, सिद्धांत था, अवयव था, तर्क था, निर्णय था, वाद था, जल्प था, वितंडा था, हेत्वाभास था, छल था, जाति था और निग्रह स्थान था। तो उसमें हमने पढ़ चुका क्या? प्रमाण, प्रमेय, संशय। तो ये वैसी संशय हमने पढ़ा था, और मैंने बताया था संशय मतलब क्या है? डाउट। मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक कोटियों के बीच में उलझे रहते हैं, जो हमारा जो मन है वो जब वो 2 कोटियों के बीच विद्यमान रहता है, पर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो संशय है, संशय क्या है? तो मन की अनिश्चित अवस्था, इसमें मन के सामने 2 या 2 से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो संशय कहते हैं। संशय की इस अवस्था में विषय के विशेष का ज्ञान नहीं होता। मतलब जो अनिश्चित ज्ञान, जब हम किसी बातों में या 2 से अधिक बातों में हम उलझे रहते हैं, जो हमारा जो उलझना है वही क्या है? तो संशय है। तो ये क्या है? डाउट। तो ये अप्रमा होता है। अगला क्या है? तो ब्रह्म है। और मैंने आपको बताया था कि ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म अयथार्थ प्रत्यक्षीकरण है। मतलब सांप, आप रस्सी को सांप के रूप में देख लेना ही क्या है? तो ब्रह्म है। अगला क्या था? तर्क। और तर्क मैंने आपको बताया था। तर्क क्या है? तर्क अपनी बातों को साबित करने के लिए, हम अपनी बातों को साबित करने के लिए परोक्ष रूप से हम अपनी बातों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या है? तो तर्क। मतलब इनडायरेक्ट रूप से किसी बातों को सिद्ध करना ही क्या होता है? तो तर्क होता है। तो तर्क मतलब यदि किसी बात को साबित करना है, तो तब उसके उल्टे को सही मानकर उसको अप्रामाणिकता को दिखलाना क्या है? तो तर्क कहलाता है। तो अगला क्या हुआ? ये तर्क हुआ। मतलब एक सामान्य भाषा में अगर आपको समझना है तर्क को, तो हम ये बोल सकते हैं कि धुआं को देखकर आग की सिद्धि करना ही क्या है? तर्क है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दूर से धुआं को देखकर कहता है कि वह आग है। जब उसका प्रतिपक्षी इसका विरोध करता है, तब वह कहता है कि यदि आग नहीं रहती तब धुआं भी नहीं होता। तो इसे तर्क कहा जाता है। तर्क के द्वारा वस्तु का अनुभव नहीं होता। क्योंकि तर्क से निश्चित ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अप्रमा की कोटि में रखा गया है। तो इस प्रकार से अप्रमा के कुल मिलाकर कितने प्रकार है? 3। क्या क्या? संशय, ब्रह्म और तर्क। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो के माध्यम से पढ़ा प्रमा और अप्रमा, जहां हमने देखा कि अप्रमा क्या है। तो अप्रमा वस्तुओं के विपरीत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? अप्रमा। और प्रमा मतलब क्या है? तो वस्तुओं के अनुरूप ज्ञान और यथार्थ ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे? तो प्रमा बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो मेरा जो वीडियो था, ये आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और खासकर आपके CGPSC मेंस में आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इस प्रमा और अप्रमा को आसानी से परिभाषित कर पाओगे। ये जो वीडियो था, इस वीडियो का जो आपको, अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैंने डाला हुआ है। तो आप वहां जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल से, हमारे अचीवर्स IAS अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये पसंद आया है तो जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे
वो उतना ज़्यादा वो मेरे लिए एक क्या होगा तो पुरस्कार की तरह होगा। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।